हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एनएबीएल के अकॉर्डिंग रिटेंशन पीरियड क्या है आपके लैब रिकॉर्ड्स का, उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि एनएबीएल के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके डेटा को रखने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वालिटी पॉलिसी प्रोसीजर्स या क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स इनकी बात नहीं करेंगे। जो आपकी एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं या आपके जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी के ब्लॉक्स होते हैं और भी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं आपके लेबोरेटरी की के रिटेंशन पीरियड की बात करेंगे, क्योंकि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से पहले जो हम पेशेंट को क्वालिटी सर्विस देते हैं, हम कुछ रिपोर्टिंग करते हैं ताकि उसका प्रॉपर्ली डायग्नोज हो जाए। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उनका रिटेंशन पीरियड क्या हो एनएबीएल के अकॉर्डिंग, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर आपको वो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर लगता है तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उस पर एक बार क्लिक करके अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, लेबोरेटरी में हर एक चीज़ का, हर एक रिपोर्ट का, हर एक रिकॉर्ड का, हर एक चीज़ का, चाहे वो क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर हो, चाहे वो आपके एसओपीज हों या फिर आपके रिकॉर्ड्स हों, ठीक है, उन सभी का रिटेंशन पीरियड जो है वो डिफाइन होना चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? उन लोगों के लिए, उन लेबोरेटरीज के लिए जो एनएबीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप अपने जो लेबोरेटरी है उसको इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग लाना चाहते हैं। तो ठीक है कि इनके क्या क्लॉजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेबोरेटरी का जो क्वालिटी है वो ठीक करना चाहते हैं। तो मीन्स कि हमारी लेबोरेटरी जो स्टैंडर्ड वाइज आ जाए, तो आपको अपने रिटेंशन पीरियड को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेंशन पीरियड एक ऐसा पीरियड बोल लो जिसमें आप अपने रिकॉर्ड्स को सेफली रख सको। उसके बाद रिटेंशन पीरियड अगर आपका ओवर होता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इतना ज़्यादा मैंने डेफिनेशन कुछ नहीं बताई रिटेंशन पीरियड की, बस इतना जान लीजिए कि इस पीरियड में आप अपने रिकॉर्ड्स को सेफली रखेंगे, उसके बाद आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी के रिकॉर्ड्स का जो रिटेंशन टाइम होता है वो नेशनल या रीजनल या लोकल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, जबकि एनएबीएल की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमम रिटेंशन पीरियड होता है कि आप पेशेंट के रिपोर्ट्स को कितने टाइम तक रखोगे, या उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें होंगी, उनके रिकॉर्ड्स जितने होंगे लेबोरेटरी के, वो आप कितने टाइम तक रखेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिटेंशन पीरियड डायरेक्टली लिख दूंगी, आप एज इट इज जो है इसको कॉपी भी कर सकते हैं। एनएबीएल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट है हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी, सीबीसी या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसका जो रिटेंशन पीरियड होगा, अगर मैं गाइस पूरा क्लियरली नहीं लिख पा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसका रिटेंशन पीरियड जो है वो 1 वीक का है, इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो है माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज सीरोलॉजी, इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एंड इन्फेक्शियस डिजीज सीरोलॉजी, तो इनके जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको आप 1 ईयर तक रख सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और लोकल या नेशनल जो गाइडलाइंस हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज सीरोलॉजी, इसका जो है 1 ईयर का होता है और हिमैट का जो है वो 1 वीक का होता है। अब जो थर्ड है हमारा वो है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जेल इमेजेस, ठीक है, एंड रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर जो होता है उसका जो रॉ डेटा है उसको आप रख सकते हैं। 2 साल के लिए आप रख सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस से रिलेटेड जो डेटा होगा। ठीक है, एंड 10 ईयर्स तक जो आप रख सकते हैं जेनेटिक डिजीजेस का जो डेटा होगा, या फिर कैंसर रिलेटेड जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे उनको आप रख सकते हो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जेल इमेजेस, रियल टाइम पीसीआर के जो रॉ डेटा है उसमें से 2 साल आप इन्फेक्शियस डिजीज के लिए रख सकते हो और 10 साल के लिए आप जेनेटिक डिजीज या फिर कैंसर से रिलेटेड जो आपका डेटा है, रॉ डेटा है, उसको आप रख सकते हो। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोफिनोटाइपिंग जो डेटा है उसको आप 10 साल तक रख सकते हो। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री एंड इम्यूनोफिनोटाइपिंग डेटा जो होता है, ठीक है, फिनोटाइपिंग
डेटा, उसको आप रख सकते हो 10 साल के लिए, ठीक है, इनके रिकॉर्ड्स को। अब जो फिफ्थ है इम्यूनोफिक्सेशन का डेटा, इम्यूनोफिक्सेशन का डेटा जो है वो भी आप 10 साल तक रख सकते हो, और साथ ही साथ जो हीमोग्लोबिन या HPLC का डेटा जो होता है वो भी आप 10 साल के लिए रख सकते हो, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लेबोरेटरी के रॉ डेटा की या लेबोरेटरी के रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई पॉलिसी प्रोसीजर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आप, हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, 6, ओके। तब जो हमारा 7th पॉइंट है आपके जो LJ चार्ट्स हैं, ठीक है, LJ चार्ट्स, आपके जो LJ चार्ट्स हैं, ठीक है, और डेली वैल्यूज जो आपके इंटरनल कंट्रोल हैं, बेसिकली इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो है, या रॉ डेटा है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का, तो वो आप रख सकते हैं 1 साल, या फिर आपकी जब तक असेसमेंट नहीं होती है तब तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जो रॉ डेटा है LJ चार्ट्स हैं, या आपकी डेली वैल्यूज़ हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की, या रॉ डेटा है कास का, ठीक है, तो आप 1 साल तक या जब तक नेक्स्ट असेसमेंट आपकी हो नहीं जाती है तब तक आप उसको रखें, ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स या फिर ब्लॉक्स या फिर स्लाइड्स जो होती हैं उनका डेटा 10 साल तक होता है। तो यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स एंड जो भी ब्लॉक्स हैं या फिर उसकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, उनकी भी जो रिटेंशन पीरियड है वो 10 ईयर्स का है, ठीक है। अब साइटोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स या फिर उनके ब्लॉक्स और स्लाइड्स जो हैं उनको आप 5 साल तक रख सकते हैं एज पर NABL, ठीक है। और साइटोजेनेटिक्स या FISH की इमेजेस होती हैं उनको आप 10 साल तक रख सकते हो। तो बेसिकली जो 10 साल का डेटा है वो है आपका फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है, इम्यूनोफिनोटाइपिंग डेटा जो भी होगा आपका, और इम्यूनोफिक्सेशन का डेटा, हीमोग्लोबिन या HPLC का डेटा, ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स, उनके ब्लॉक्स और स्लाइड्स, साइटोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स, उनके ब्लॉक्स और स्लाइड्स, सॉरी साइटोपैथोलॉजी का 5 साल का है, साइटोजेनेटिक्स और FISH के इमेजेस, ये जितने भी मैंने बोले हैं एक्सेप्ट साइटोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स, सभी का डेटा 10 ईयर्स का है, ठीक है। बाकी हिमैट जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है उसका 1 वीक का आप रख सकते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीजेस का आप 1 ईयर का रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका रियल टाइम PCR का जो रॉ डेटा है वो 2 ईयर्स तक आप इन्फेक्शियस डिजीज का, और 10 ईयर्स तक आप जेनेटिक डिजीज का या कैंसरस जो भी डेटा है आपका वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो आप मेंटेन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये आप अच्छा सा चार्ट बना लेना जो अभी बहुत ख़राब दिख रहा है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना रिटेंशन पीरियड जो है, जैसे यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपने एक वो चार्ट सा बनाया, चार्ट में यहाँ पे एक्सेल शीट बना ली, यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, ऊपर हेडिंग डालेंगे रिटेंशन पीरियड एज पर NABL, और जो भी आपका डेटा है उसका, एंड देन यहाँ पे आप लिख देंगे उसका रिटेंशन पीरियड, ठीक है, और इसको आप डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अब देखिए रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रखेंगे आप। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है फिजिकल रिकॉर्ड्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। फिजिकल रिकॉर्ड्स क्या है, आप प्रिंट आउट के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर आपके पास फोटो कॉपीज हो, ठीक है, या फिर देखिए एक तो आपने मैनुअली उसको रख लिया, सेकंड जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिकली। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप मैनुअली रखें या इलेक्ट्रॉनिकली रखें, तो वो चीज़ें आपका बेसिकली रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो आपका प्रिंट आउट हो, चाहे वो आपकी फोटोकॉपी हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो, ठीक है। और आप पूरी कोशिश करेंगे जो आपके हिस्टोपैथोलॉजी के ब्लॉक्स हैं उसको जितना टाइम तक और प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो वैसे तो 10 साल इनफ है, बट कोशिश कीजिएगा अगर इन केस आप जो है आगे पेशेंट को दे देते हैं उसका जो हिस्टोपैथोलॉजी का कुछ भी डेटा है, तो उसकी एक कॉपी जो है अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखें, ठीक है, और रिटेंशन पीरियड होने के बाद ही उसको डिस्कार्ड करें। तो बेसिकली ये जितना भी चीज़ मैंने बताई आपकी रिटेंशन पीरियड, ये आपके आते हैं कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स में, कि आपने रिकॉर्ड को कंट्रोल कैसे करना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है कंट्रोल कैसे करना है, बट फिलहाल मैंने इस टॉपिक को कवर किया है क्योंकि बहुत सारे मुझे जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं कि रिटेंशन पीरियड क्या है NABL के अकॉर्डिंग। अभी तक मैंने कोई NABL की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे NABH से रिलेटेड ही काफ़ी टॉपिक्स हो गए थे। अभी और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, तो मैंने सोचा
सोचा कि रिटेंशन पीरियड पे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ही में कवर कर दी, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये 2 चीज़ें मैंने एक ही में बता दी क्योंकि वो 1 वीक का डेटा है, ठीक है। वैसे ही मॉलिकुलर टेस्टिंग या जेल इमेजेस, रियल टाइम PCR, उसमें 2 साल आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ है और जेनेटिक डिजीज़ का मैंने बता दिया, तो उसमें भी 2 चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। अब LJ चार्ट्स हो गए, इकास का डेटा, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, ये इसमें 3 चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से मैंने जो वीडियो में आपको पूरा कवर करके बताया रिटेंशन पीरियड आपके रिकॉर्ड्स का, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए वीडियो देखने के बाद और इसको अपनी लैब में देखिए कि आपकी रिटेंशन पॉलिसी है, अगर है तो किस तरीके से है, NABL के अकॉर्डिंग है, और अगर नहीं है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि ये डेटा मैंने NABL के अकॉर्डिंग आपको दिया है। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थोड़ी सी स्पीड मेरे बोलते बोलते बढ़ जाती है, बट प्लीज़ अब थोड़ा सा बेयर कीजिए क्योंकि जब मैं एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे होता है कि सारी फटाफट से इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बता दूँ। तो एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।